हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज ये अपना लास्ट 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है। जैसे एक है ताप गुणांक। ठीक है, तो ताप गुणांक क्या है? ताप गुणांक है kT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन kT डिग्री सेल्सियस। माने किसी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया के वेग के साथ साथ उसके वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर जो वेग स्थिरांकों का अनुपात है वो कहलाता है ताप गुणांक। अगर किसी अभिक्रिया का हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके जो वेग स्थिरांक होगा, मान लो शुरुआत में 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो हम वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे, वो कहलाएगा kT। ठीक, अब हमने 25 की जगह 35 कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, तो वो कहलाएगा kT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा तापमान गुणांक या ताप गुणांक। इस पर आर्हीनियस ने काम किया था इस पर, तो उन्होंने एक समीकरण दिया जो उन्हीं के नाम से कहलाया आर्हीनियस समीकरण। किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग में 2 से 3 गुनी तक वृद्धि हो जाती है, यानी चरघातांक की वृद्धि होती है। तो उन्होंने जो एक समीकरण दिया, समीकरण को याद रखना है, k बराबर e की पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी। के है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, ए है आवृत्ति गुणांक या आवृत्ति कारक। 1 लीटर में 1 सेकंड में टक्करों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति गुणांक या आवृत्ति घटक। ये आर्हीनियस के टक्कर सिद्धांत का मेन कारक है जी, आवृत्ति गुणांक। 1 लीटर है माने इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या कहलाती है आवृत्ति गुणांक। इसी से अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उत्पाद में बदलते हैं। इसी कारण से इसी सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया होती है। ये सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस स्थिरांक और टी है परमताप। ये कहलाता है आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, अब जो अभी इसमें बीच में चर्चा हुई थी कि आर्हीनियस का टक्कर सिद्धांत, आर्हीनियस ने बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं का उन्होंने एक थ्योरिकल सिद्धांत बताया था। क्या उन्होंने बताया था कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टकराती हैं आपस में, उनकी टक्करें होती हैं। इनका ये टक्कर सिद्धांत कहलाता है, संघट्ट सिद्धांत कहलाता है। सबसे पहले अभिकारकों के अणुओं को टकराना आवश्यक है, एक चीज। दूसरे नंबर, उनकी भी टक्करें सही दिशा में होना चाहिए, माने 2 टक्करें ऐसी हो कि वे प्रभावी हों, उनमें दोनों मिलकर के कुछ बनाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जी 2 अणु टकरा रहे हैं इस तरह से, एक टक्कर हो रही इनकी इस तरह, एक टक्कर हो रही इनकी जी ऐसी, और एक टक्कर हो रही है इनकी ऐसी। तो जे सफल टक्कर कहलाएगी, जे उत्पाद में बदलेगी। ये सही दिशा है, सही टक्कर है। ये असफल है टक्कर, इससे उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सबसे पहले अणुओं को टकराना आवश्यक है, टक्करें आवश्यक है, तो वे टक्करें सही दिशा में होने चाहिए। तीसरे नंबर, वे सही दिशा में होने के बाद में उन टकराने के बाद उन्हें एक सक्रिय संकुल बनाने चाहिए, ये दोनों मिलकर के एक हो जाए ऐसे, ये दोनों मिलकर के एक अधिक ऊर्जा वाला माध्यमिक उत्पाद बनाने चाहिए। और फिर ये शीघ्र ही किसमें ऊर्जा को त्याग करके, रिलीज करके, और किसमें बदल जाता है, उत्पाद में। ये इसकी प्रमुख बात है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए 2 ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। कौन सी? एक होती है सक्रियण ऊर्जा और दूसरी होती है देहली ऊर्जा। एक सक्रियण ऊर्जा होती है और दूसरी होती है देहली ऊर्जा।
इसको एक ग्राफ के द्वारा हम देखेंगे। जी है, इस तरह से, ठीक है। ये यहां पर ऊर्जा, यहां पर अभिक्रिया की गति, ठीक है। ये इस तरह से हम देख सकते हैं इसे। यहां पर है अभिकारक, ये इधर आ गया उत्पाद, यहां से यहां तक जी है एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा, और यहां पर है ईटी यानी देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और यहां से इस सीध में अगर हम देखेंगे तो यहां इतनी ऊर्जा को रिलीज करेगा, मुक्त करेगा, उत्पाद में बदल जाएगा। माने सक्रिय ऊर्जा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अभिकारकों के अणु आप उसमें टक्करों के द्वारा, माने अभिकारकों के अणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है सक्रिय ऊर्जा, ठीक। ये सक्रिय ऊर्जा ग्रहण करके अभिकारक के अणु पहुंच जाती है यहाँ पर, और जैसे वो यहाँ पर पहुंच जाती है तो उनमें स्वतः देहली ऊर्जा आ जाती है, यानी अभिकारकों की एक पर्सनल ऊर्जा, स्वयं की ऊर्जा, औसत ऊर्जा, और सक्रिय ऊर्जा, दोनों का योग कहलाता है देहली ऊर्जा। माने अगर किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो उसे इस ऊर्जा शिखर तक जाना पड़ेगा। इस ऊर्जा शिखर की ऊर्जा को ही कहते हैं क्या? देहली ऊर्जा। बस यहां से फिर वो आकर इतनी ऊर्जा मुक्त करता है, वो उत्पाद में बदल देता है, ठीक है। उत्पाद में वो बदल जाता है। अब उत्प्रेरक क्या करते हैं? इस सक्रिय ऊर्जा के मान को कम या अधिक कर देते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देता है? धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा देता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो रहता है वो सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, ठीक है। तो इस ग्राफ के द्वारा तुम लोगों को और ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम लोग कर सकते हो जी, ठीक है। देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा, ये सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी हो जी है देहली ऊर्जा, ठीक है। नोट्स में तुम लोगों को मिल जाएगा, सिंपल है। अभिकारक के अणु में ये उत्पाद है, यहाँ पर टक्करें होंगी, टक्करें या उन्हें सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा, और जब ये दोनों ऊर्जाओं का योग हो जाएगा तो ये कहलाएगी ईटी। या इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, E बराबर ईटी माइनस ई ए। क्या है जी? अभिकारकों के अणुओं की एवरेज एनर्जी यानी औसत ऊर्जा। देहली ऊर्जा वो अभिकारकों के अणुओं की औसत ऊर्जा के अंतर को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। और अगर इसको इधर कर दो तो E प्लस E बराबर ईटी, माने सक्रिय ऊर्जा और अभिकारकों के अणुओं की औसत ऊर्जा की योग को कहते हैं देहली ऊर्जा, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी बातें और थी इस अध्याय में, और ये अध्याय फोर्थ जो है रासायनिक बलगत की समाप्त है, ठीक है। पढ़ना, और जो स्कूल वगैरह से बुक मिली है उसको ठीक से पढ़ना, कैसा क्या सिस्टम रहता है स्कूल में। तो किताब पढ़ो, पर्याप्त समय है तुम लोगों के पास में, अच्छी तरह एक एक चैप्टर करके पढ़ो, और फेयर कॉपी जो है फेयर कॉपी में अच्छी तरह से पढ़ो, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही पूछते जाओ, कोचिंग के टेस्ट देते जाओ, ठीक है। ओके।